और कृषि व्यवस्था से जुड़े उस समय किसान के लिए हम लोग अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय। जैसे किसान के लिए मुजरियान, रैयत, आसामी, किसान। किसान को इन नामों से भी संबोधित किया जाता था। अगर मुजरियान में कहा जाता था इसका मतलब हुआ किसान, रैयत को किसान, आसामी मतलब किसान और किसान को किसान हो गया। खुदकास्ट, अलग अलग प्रकार के किसान होते थे, जैसे खुदकास्ट और पहिकास्ट। खुदकास्ट वैसे किसान को कहा जाता था जो अपने गाँव में रहकर अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, उन्हें खुदकास्ट कहा जाता था। खुद मतलब अपनी होता था, अपना होता था। पहिकास्ट वैसे किसान थे जो किसी दूसरे गांव में चले जाते थे खेती करने, अपने गांव में नहीं करते थे। इसके पीछे रीजन क्या था कि अपने जो खेत है या तो बंजर है या तो अधिक कर देना पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए वे कहाँ चले जाते थे, दूसरे गांव, और वहाँ की जमीन को ठेका पर ले लेते थे और खेती करते थे। इसी जैसे बाहर गाँव दूसरे गाँव चले गए, किसी के पास ज़्यादा जमीन है तो वो दे दिए खेती करने के लिए और उनकी जमीन पर खेती करेंगे, तो वैसे किसान में कहलाएंगे, पहिकास्ट कहलाएंगे। बाबरनामा में उल्लेख किया गया है कि इन समस्याओं से किसानों ने कई बार किसी क्षेत्र में बहुत आश्चर्यजनक रूप से कोई गांव बसा लिया जहां पर कर देना आसान हो, उपज अच्छा हो, वहाँ गांव बसा लिया, और कहीं कहीं खाली भी कर दिया कर से बचने के लिए। इसका उल्लेख मिलता है बाबरनामा से। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर। इन किसानों के लिए शासकों ने तरह तरह के प्रबंध भी किए थे, जिसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि मुगलकालीन शासक शाहजहां ने इन किसानों के लिए नहर का निर्माण करवाया था पंजाब में, जिसका नाम है मतलब इससे पता चलता है कि शासक लोग कृषकों के प्रति जरूर संवेदनशील थे, उनके विषय में सोचते थे। मुगल काल में काफ़ी ज़्यादा कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि बहुत सारे विदेश से भी नए नए फसल मंगाए गए, और चूँकि उस समय मुगल काल में जीवन यापन का जो मुख्य साधन था वो कृषि ही था, इसलिए कृषि का बहुत विस्तार हुआ। उसके पीछे क्या कारण थे? कृषि विस्तार होने के, कृषि बहुत ज़्यादा विस्तार होने के पीछे कारण थे कि यहाँ भारत में ज़मीन की बहुत आयता थी। मतलब ऐसा ज़मीन था जहाँ पर खेती की जा सके, जहाँ पर ज़मीन ऐसा ही नहीं रहेगा कि खेती की जा सके। आप पिछले क्लास में पढ़े थे मंगोलिया के विषय में। मंगोलिया में के लोग पशुपालक थे, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन उस प्रकार से कृषि लायक नहीं थी। तो यहाँ कृषि लायक ज़मीन है तो ज़मीन की बहुत आयता, ज़मीन तो था ही था। इसके अलावा यहाँ पर मजदूरों की मौजूदगी थी जो खेतों में काम कर सके। किसानी के अलावा अन्य जो काम है खेतों में वो कर सके, उसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती, तो मजदूर भी अवेलेबल थे। और यहाँ के किसानों की गतिशीलता, मतलब यहाँ पर्याप्त मात्रा में किसान थे और खेती करना चाह रहे थे, क्योंकि जीविकापार्जन के लिए एकमात्र जो बड़ा साधन था वो कृषि ही था। तो किसानों की गतिशीलता। मुगल काल के प्रमुख फसलों का जिक्र करेंगे कि कौन कौन से फसल उगाए जा रहे थे मुगल काल में। मुगल काल कहे तो 16वीं 17वीं शताब्दी में कौन कौन से फसल उगाए जा रहे थे। तो मुख्य फसल जो थे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान, मक्का, जो आप लोग ऑलरेडी देखते सुनते आते हैं, वही भारत के ही हम लोग हैं तो जानेंगे ही इसके विषय में। यही फसल मुख्य थे, चावल और ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते थे। और इसमें आप जिक्र करेंगे कि चावल का उपज उन्हीं क्षेत्रों में होता था जहाँ पर 40 इंच या 40 इंच से ज़्यादा वर्षा होती थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 40 इंच मतलब कम से कम वर्षा होना चाहिए, तब आपका धान का फसल होगा, चावल का फसल होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ फसल ऐसे थे जो कमतर वर्षा में भी हो जाते थे, जैसे मैं बता देंगे गेहूँ, ज्वार, बाजरा। यहाँ पर कृषि के लिए जो मुख्य साधन था, रीढ़ जो था, कृषि डिपेंड किस पर था? जैसे हमारा शरीर रीढ़ पर टिका हुआ, अगर रीढ़ टूट जाए तो हम लोग झुक जाएंगे, जमीन पर धराशायी हो जाएंगे। उसी प्रकार कृषि होने के लिए मेन चीज़ था कि यहाँ मानसून अपने साथ वर्षा वाले हवा को लेकर आती है और वर्षा कराती है, तो मानसून पर डिपेंड है। हमारा जो भारत है उसमें गर्मी का सीजन जो स्टार्ट होता है और मध्य गर्मी आते आते मानसून का प्रवेश हो जाता है। 1 जून को हमारे भारत के केरल तट पर मानसून का आगमन हो जाता है, और धीरे धीरे 15 जून आते आते हमारे झारखंड में भी एंट्री हो जाता है मानसून का। तो जो कृषि के लिए मेन है, हम लोग भी झारखंड वासी हैं और हम लोग भी डिपेंड रहते हैं मानसून पर। अगर वर्षा जिस साल नहीं होती मानसून, उस साल हम लोग का खरीफ फसल नहीं होता है, धान वगैरह नहीं लगाते हैं लोग। खरीफ फसल कौन कौन से हैं? तो खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ फसल है जो ज़्यादा वर्षा का जरूरत होता है इन फसलों को होने के लिए। और बताया गया इस चैप्टर में कि खरीफ फसल तैयार होता था वो पतझड़ में होता था, यानी कहीं ना कहीं कटाई का जो समय था उसका जिक्र किया गया है। पतझड़ के समय में हम लोग कौन से फसल उगाते थे? खरीफ फसल। और रबी का फसल जो तैयार हो जाता था वो बसंत ऋतु यानी कि जो ठंड के बाद जो ऋतु होता है, ठंड में तो लगाया जाता है कहीं ना कहीं रबी फसल को। रबी फसल में हो गया मटर, चना, गेहूँ, जौ और दलहन फसल। 17वीं सदी में अफ्रीका और अमेरिका से अलग अलग प्रकार के फसल आए, जिसमें से मुख्य फसल है 17वीं शताब्दी में आने वाला मक्का। आप जानते हैं सर्वप्रथम मक्के कहाँ हुई? मैक्सिको में हुई। भारत में मुगल काल में कृषि के लिए अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिसमें आप रेहट तकनीक और यहाँ पर बर्मा तकनीक के विषय में जानेंगे। बर्मा क्या होता था कि जो हल होता है, हल के पीछे में जो जुआट बोलते हैं, सर नहीं जुआट क्या बोलते हैं उसको? लगान बोलते हैं, है ना, लगान, जिसको पकड़ के हल जोता जाता है। तो वहाँ पर उसके पीछे में लगा होता था एक बर्मा, जिससे क्या होता था कि बीज को डायरेक्ट जमीन के अंदर बोते चला जाता था।
हल जुताई करते जा रहा है और वो बरवा जो लगा होता था वो बीज को डायरेक्ट जमीन में डालते चला जाता था। ये तकनीक का प्रयोग किया जाता था कब? मुगल काल। मुगल काल कहें तो 16वीं 17वीं शताब्दी में। विदेश से कौन कौन से फसल भारत लाए गए मुगल काल में, उसका भी जिक्र करेंगे। भारत की कृषि व्यवस्था के विषय में जब जिक्र करेंगे तो उसके बाद बताएंगे कि मक्का आया, आलू आया। आलू सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में लाया। पपीता, टमाटर, बीफ, ये सब विदेश से भारत में लाए गए। मतलब ये मूल रूप से भारत के फल सब्जी नहीं थे, बल्कि विदेश से लाके लगाए गए, तब हमारे यहाँ इसका उत्पादन होने लगा। आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी जो अबुल फजल की पुस्तक है, उसके अनुसार उस पुस्तक में जिक्र किया गया है कि आगरा में 39 किस्म की फसल लगाई जाती थी। टोटल 39 किस्म की फसल लगाई जाती थी। 39 किस्म की अलग अलग फसल, 39 फसल लगाई जाती थी। बहुत कम है, ज़्यादा? मतलब समझ सकते हैं कि मुगल काल में कितना खेती किया जाता हो। और दिल्ली में 43 किस्म के फसल लगाए जाते थे। और एक जगह है भारत का, पश्चिम बंगाल राज्य है, उस राज्य में अकेले चावल के 50 किस्म, मतलब 50 टाइप का चावल उगाया जाता था। कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में कितने चावल, कितनी किस्में उगाई जाती थी? 50। वर्षा मुगल काल में धान के लिए कम से कम कितना वर्षा की जरूरत थी? 40 इंच। ध्यान रखिए, ठीक है, 40 इंच, कम से कम 40 इंच। अब देखिए, तो 50 किस्में किसकी उगाई जाती थी? चावल की। और उस समय जिनसे कामिल किन फसलों को कहा जाता था? तो जो सर्वोत्तम किस्म थे, फसल के जो सर्वोत्तम किस्म थे, जिससे ज़्यादा कर प्राप्ति होता था राज्य को, उसे जिनसे कामिल कहा गया है। मोहम्मद पैगंबर को क्या कहा? जिनसे इंसान। यहाँ पर जिनसे कामिल मतलब सर्वोत्तम फसल। तो सर्वोत्तम फसल किसे कहा गया? जो अधिक कर दे, उसी को ना, जिसका ज़्यादा किसका ज़्यादा वैल्यू है, जिसका ज़्यादा दाम होगा, ज़्यादा आय प्राप्त होगा, उसी का वैल्यू ज़्यादा दिया गया। तो सर्वोत्तम किस्म फसल को से ज़्यादा राज्य को कर प्राप्त होता था, इसलिए इसे सर्वोत्तम किस्म कहा गया। जैसे में दलहनी फसल हो गए, तिलहन हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, इन फसलों को जिनसे कामिल फसल कहा गया, क्योंकि इससे ज़्यादा धन का प्राप्ति होता था। ठीक है, इनका मूल्य ज़्यादा था। बाबरनामा में सिंचाई प्रणाली का उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है रहट प्रणाली। को बताए थे पिछले क्लास में। बैल किस प्रकार घूमते थे, और बैल घूमने से क्या होता था कि उसमें एक पहिया होता था, पहिया में लगा होता था मटका या कोई पात्र लगा होता था जो पानी को कुआं से खींचता था और निरंतर सिंचाई होती रहता था। तो बाबरनामा में उस सिंचाई का प्रणाली का उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है रहट प्रणाली। याद रखेंगे, रहट प्रणाली। और इन्होंने उल्लेख किया है कि इस प्रणाली का प्रयोग लाहौर और दीपालपुर में हो रहा था। मुगल काल की जो नकदी फसल है, तो बेचने से डायरेक्ट पैसा प्राप्ति होता था, उन फसलों को आप कहेंगे गन्ना, कपास, रबर, मिला। यही फसल जो है, नकदी फसल ही जिनसे कामिल है। कहीं कहीं आप मिला के देख सकते हैं, है कि नहीं? जिनसे कामिल में कौन से फसल? दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, वही नकदी फसल, क्योंकि इसको बेचने से डायरेक्ट पैसे की प्राप्ति होता है, धन की प्राप्ति। तो ये आप कृषि से संबंधित बात बता देंगे मुगल काल। पहुँच कीजिए।